हाँ जी, नमस्कार, गुड मॉर्निंग सभी साथियों का। क्विज कंपटीशन क्लासेज की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं अंकित भार्गव आप सभी बच्चों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं विद्यार्थियों। देखिए विद्यार्थियों, आज हम पढ़ने वाले हैं अभिवृद्धि एवं विकास। क्या पढ़ने वाले हैं साथियों? अभिवृद्धि एवं विकास। जो बालक के विकास को लेकर जो बाल विकास हमने शुरू किया था, ये बाल विकास का ही दूसरा पार्ट है साथियों। अभिवृद्धि एवं विकास, किस तरह बालक का विकास होता है, विकास की क्या परिभाषाएं। कल जो हम असमंजस में थे, किसी मनोवैज्ञानिक ने विकास को लेकर कोई परिभाषा दी, किसी मनोवैज्ञानिक ने विकास को लेकर कुछ कहा। उन सब का कंसेप्ट क्लियर करते हुए आज हम अभिवृद्धि एवं विकास, जो एक नया शब्द हमारे सामने निकल के आया है अभिवृद्धि, इसको भी देखेंगे, साथ में विकास को भी देखेंगे साथियों। एक बार मैं आपको बता दूं साथियों, हमने अभी तक क्या पढ़ लिया है साथियों? हमने अभी तक पढ़ लिया है मनोविज्ञान की उत्पत्ति। हमने अभी तक क्या पढ़ लिया है साथियों? मनोविज्ञान की उत्पत्ति पढ़ लिया है। मनोविज्ञान की उत्पत्ति। अब देखिए साथियों, जब हमने मनोविज्ञान की उत्पत्ति पढ़ा तो इसमें हमने मनोविज्ञान की परिभाषाएं, अर्थ, संप्रेषण, अवधारणाएं, संप्रदाय सब कुछ पढ़ा था साथियों। इसके अलावा हमने दूसरी वीडियो में साथियों हमने देखा शिक्षा मनोविज्ञान। हमने देखा साथियों को किस तरह शिक्षा में मनोविज्ञान अपना योगदान निभाता है, किस तरह मनोविज्ञान शिक्षा में जो है साथियों प्रवेश करता है। और अब इन दोनों वीडियो को पढ़ने के बाद, मनोविज्ञान एवं शिक्षा मनोविज्ञान को पढ़ने के बाद हमने शुरू किया था साथियों बाल विकास। क्या शुरू किया है साथियों? बाल विकास। अब जो हम बाल विकास पढ़ रहे थे, बाल विकास में हमने देखा था कि किस तरह कॉमिनिया से एक मनोवैज्ञानिक आते हैं साथियों और बालक के विकास क्रम को लेकर वो सोचते हैं और सर्वप्रथम बालवाड़ी जो स्कूल ऑफ इन्फेंसी वो खोलते हैं कॉमिनियस। जब स्कूल ऑफ इन्फेंसी खोलते हैं, जब बालवाड़ी खोलते हैं विद्यार्थियों, तो वो देखते हैं, वो पाते हैं साथियों कि बालक जो है सीखने में रुचि नहीं ले रहा है साथियों। और जब बालक सीखने में रुचि नहीं ले रहा है तो उस स्थिति में वो जो है चित्रित पुस्तकों का क्या साथियों निर्माण करते हैं। सर्वप्रथम चित्रित पुस्तकें भी साथियों कॉमिनियस के द्वारा बनाई गई। कहाँ से? कॉमिनियस के द्वारा जो विचार किस तरह निकल के आया, पेस्टोलॉजी, उन सब के विचारों पर क्या है साथियों अध्ययन करना प्रारंभ करते हैं। पेस्टोलॉजी अपने ही 3.5 वर्षीय पुत्र पर अध्ययन करना प्रारंभ करते हैं और बेबी बायोग्राफी नाम की जो है साथियों एक पुस्तक लिखते हैं, एक पुस्तक रखते हैं। पेस्टोलॉजी से जो विकास क्रम के ऊपर, जो बालक के विकास क्रम के ऊपर जो अवधारणा निकली, वो किस तरह टाइडमैन ने पढ़ा, किस तरह बालक की जो रोग है, बाल रोग विशेषज्ञ बने टाइडमैन, किस तरह बालक के विकास के क्रम को आगे बढ़ाते हुए चलते गए। कई मनोवैज्ञानिक आए जो बालक के विकास की परिभाषाएं देते गए, लेकिन श्रीमती हरलॉक आकर सब पर स्टॉप लगा देती हैं। श्रीमती हरलॉक कहती हैं कि बालक का विकास, आप सभी लोग बोल रहे हो कि बालक का विकास जन्म के बाद प्रारंभ होता है, जबकि श्रीमती हरलॉक कहती हैं कि मैं कहती हूँ बालक का विकास गर्भावस्था से प्रारंभ हो जाता है। बालक का विकास गर्भावस्था से प्रारंभ हो जाता है। इसके लिए वह साथियों उदाहरण भी देती है कि किस तरह 6 माह का शिशु जो गर्भावस्था में होता है 6 माह का, वो किस तरह गर्भ में मटकना प्रारंभ कर देता है, हिलना प्रारंभ कर देता है, जो कि माँ को महसूस होता है, श्रीमती हरलॉक कहती हैं। उसके अलावा श्रीमती हरलॉक कहती हैं कि किस तरह बालक गर्भ में जो है पोषण प्राप्त करता है, किस तरह बालक वंशक्रम से प्रभावित होता है, किस तरह बालक गर्भ में ही वातावरण से प्रभावित होता है। ये सब बातें श्रीमती हरलॉक जब ये सब अवधारणाएं प्रस्तुत करती हैं तो जो है विकास को लेकर जो पक्ष था वो बिल्कुल ही बदल जाता है और विकास को लेकर कहा जाने लगा कि विकास जो होता है साथियों वो गर्भावस्था से लेकर किशोर अवस्था तक माना जाएगा। ये कंसेप्ट हमने देखा था। वहीं दूसरी तरफ जो बाल मनोविज्ञान जो हमारे सामने निकल के आया, बाल मनोविज्ञान के लिए अवधारणा दी गई कि यदि आपको बाल विकास को पढ़ना है तो आपको गर्भावस्था से लेकर किशोर अवस्था तक की अवस्थाओं को पढ़ना होगा, और यदि आपको बाल मनोविज्ञान को समझना है तो आपको बालक के जन्म के बाद से लेकर किशोर अवस्था तक को जो है पढ़ना होगा। ये अवधारणाएं जब कंसेप्ट क्लियर होते गए तो स्टेनली हॉल एक मनोवैज्ञानिक आते हैं, वो बाल विकास आंदोलन की शुरुआत कर देते हैं साथियों, और वो कहते हैं कि विकास क्या है हमें समझ में नहीं आ रहा है, क्या इसकी डेफिनेशन है। इसलिए वो क्या है साथियों एक पहल शुरू करते हैं स्टेनली हॉल जब बाल विकास के लेकर पहल प्रारंभ करते हैं तो पूरे जो है विश्व में, पूरे मनोवैज्ञानिकों में बाल विकास को लेकर चिंताएं उत्पन्न होने लगी, उनके समस्याओं का समाधान के लिए खोजें उत्पन्न होने लगी। और वहीं बाल विकास नाम से एक चैप्टर हमारे सामने जो सामने आता है उसको हम
किस तरह डिटेल में पढ़ते हैं, किस तरह मनोवैज्ञानिक उसमें आते जाते हैं, इन सब संप्रत्यों को कैसे आगे बढ़ते चलते हैं, उसी क्रम में हम भी साथियों आज इस दूसरी वीडियो में आगे चलते हैं। देखिए, बाल विकास को लेकर कॉमिनियस ने जो अवधारणा प्रस्तुत की कि विकास क्या होता है और बालक का विकास क्या होता है और बाल मनोविज्ञान क्या होता है, ये हमने कल की वीडियो में स्पष्ट किया था। बाल मनोविज्ञान क्या होता है साथियों, जन्म के बाद से किशोरावस्था तक की अवस्थाओं का अध्ययन क्या है साथियों, बाल मनोविज्ञान। जबकि बाल विकास क्या होता है साथियों, गर्भावस्था से लेकर के किशोरावस्था तक का क्या है साथियों, अध्ययन ही बाल विकास होता है। अब देखिए, विकास का एक विस्तृत रूप है, उन सब रूपों को पढ़ेंगे और साथ में एक शब्द जोड़ा गया अभिवृद्धि। अभिवृद्धि शब्द क्या होता है और विकास क्या होता है, इन सब कंसेप्टों के ऊपर हम साथियों आज चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए साथियों शुरू करते हैं हमारा इस चैप्टर। पहला आपका पॉइंट है, पहला आपकी हेडिंग है अभिवृद्धि एवं विकास। क्या होता है साथियों अभिवृद्धि और क्या होती है विकास। देखिए, अभिवृद्धि एवं विकास, अभिवृद्धि एवं क्या है साथियों विकास, दोनों में अंतर भी पढ़ेंगे हम और दोनों की डेफिनेशन भी पढ़ेंगे। देखिए साथियों, अभिवृद्धि शब्द का प्रयोग केवल शारीरिक वृद्धि से लिया जाता है साथियों। अभिवृद्धि का प्रयोग किसके लिए लिया जाता है साथियों, केवल शारीरिक वृद्धि से, अर्थात हम कहें कि लंबाई, चौड़ाई, वजन इत्यादि के लिए अभिवृद्धि शब्द का प्रयोग किया जाता है साथियों। अभिवृद्धि का प्रयोग क्यों किया जाता है साथियों, केवल शारीरिक वृद्धि यदि होगी तो वो क्या है साथियों, अभिवृद्धि है। जैसे किसी की लंबाई बढ़ना, किसी का भार बढ़ना, वजन बढ़ना या किसी की चौड़ाई बढ़ना, ये सब क्या है साथियों, अभिवृद्धि है। तो अभिवृद्धि का अर्थ है या अभिवृद्धि का जो अर्थ है केवल शारीरिक पक्ष से लिया जाता है, अर्थात ये कहें हम लंबाई, चौड़ाई, वजन इत्यादि के लिए किसका प्रयोग किया जाता है साथियों, अभिवृद्धि के लिए। वहीं दूसरी तरफ हम देखें, परंतु विकास का जो साभिप्राय है, विकास का जो अर्थ है केवल शारीरिक वृद्धि से नहीं है साथियों। विकास का अर्थ केवल शारीरिक वृद्धि से नहीं है, बल्कि शरीर में वृद्धि होने के साथ ही मानसिक, शारीरिक, बौद्धिक, संवेगात्मक एवं सामाजिक परिवर्तन भी किसमें सम्मिलित हैं साथियों, विकास में सम्मिलित हैं। मानसिक, शारीरिक, हम कहें शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक और क्या है साथियों, बौद्धिक और सामाजिक, ये सब परिवर्तन किस में निहित है साथियों, विकास में निहित है। मतलब सीधी सी बात यह है कि अभिवृद्धि क्या है साथियों, सिर्फ शारीरिक पक्ष से संबंधित है। अभिवृद्धि क्या है, शारीरिक पक्ष से संबंधित है। मतलब किसी की लंबाई बढ़ेगी तो वो अभिवृद्धि है, किसी की चौड़ाई बढ़ेगी तो वह अभिवृद्धि है और किसी का वजन बढ़ेगा तो वो क्या है साथियों, अभिवृद्धि है। लेकिन विकास का अर्थ ये नहीं होता। विकास का अर्थ होता है साथियों कि आपका मानसिक स्तर भी अच्छा रहे, किसी के मानसिक स्तर में परिवर्तन देखने को मिला तो वो विकास है साथियों। किसी के शारीरिक स्तर में भी परिवर्तन देखने को मिला तो वह विकास है साथियों। और किसी के बौद्धिक स्तर में परिवर्तन देखने को मिला तो वह भी क्या है साथियों, विकास है। तो विकास का अर्थ एक पक्ष नहीं होता है, विकास का अर्थ बहुपक्षीय होता है। सामाजिक, सांस्कृतिक, हम कहें शारीरिक और हम कहें मानसिक, इन सब में जो शब्द निहित है वो किसका निहित है साथियों, विकास का निहित है। ये आपको याद रखना है। अब देखिए, उसी समय फ्रैंक मनोवैज्ञानिक आते हैं। फ्रैंक मनोवैज्ञानिक अभिवृद्धि को स्पष्ट करते हुए एक अलग अवधारणा देते हैं। वो कहते हैं कि कोशिकीय गुणात्मक वृद्धि ही साथियों क्या है, अभिवृद्धि है। कोशिकीय गुणात्मक वृद्धि क्या है, अभिवृद्धि है। फ्रैंक मनोवैज्ञानिक कहते हैं, फ्रैंक मनोवैज्ञानिक क्या कहते हैं कि कोशिकीय गुणात्मक वृद्धि ही अभिवृद्धि है। इसका अर्थ क्या है कि हमारी कोशिकाओं में जो वृद्धि हो रही है, अर्थात लंबाई में वृद्धि होगी तो हमारी कोशिकाओं की वृद्धि हुई है, चौड़ाई में वृद्धि हुई है तो कोशिकाओं में वृद्धि हुई है, और यदि हमारा वजन बढ़ा है तो भी क्या है, कोशिकाओं में वृद्धि हुई है। तो क्या है, फ्रैंक महोदय कहते हैं अभिवृद्धि को परिभाषित करते हुए कि कोशिकीय गुणात्मक वृद्धि ही अभिवृद्धि होती है। विकास अलग चीज है, अभिवृद्धि अलग चीज है। अभिवृद्धि क्या है, कोशिकीय गुणात्मक वृद्धि क्या है साथियों, अभिवृद्धि है। किसके अनुसार, फ्रैंक के अनुसार। और वैसे सामान्य रूप से अभिवृद्धि क्या है साथियों, अभिवृद्धि सिर्फ शारीरिक पक्ष से संबंधित है, जबकि विकास शारीरिक, मानसिक और हम कहें सामाजिक या हम कहें बौद्धिक, सभी पक्षों से क्या है, विकास सम्मिलित होता है, सभी पक्षों में विकास निहित होता है। उसी समय श्रीमती हरलॉक जो मनोवैज्ञानिक हैं, वो कहती हैं कि विकास केवल अभिवृद्धि तक ही सीमित नहीं है। विकास अभिवृद्धि तक ही सीमित नहीं है, ये तो परिपक्वता की दिशा में होने वाले परिवर्तनों का प्रगतिशील क्रम है साथियों। विकास क्या है, सिर्फ अभिवृद्धि तक सीमित नहीं है। विकास कहाँ तक सीमित नहीं है कि बस अभिवृद्धि हो गई मतलब शारीरिक पक्ष हो गया तो विकास सीमित हो जाए, नहीं। विकास तो क्या है साथियों, विकास अभिवृद्धि तक ही सीमित नहीं है, ये तो परिपक्वता की दिशा में होने वाले परिवर्तन, जितने भी परिवर्तन होता है, परिवर्तनों का प्रगतिशील क्या है साथियों, क्रम है, प्रगतिशील क्रम है, जिसके द्वारा एक बालक में नई नई विशेषताएं प्रकट होती जाती हैं, वो सब क्या है साथियों, विकास है। ये परिभाषा विकास की कौन देती है, श्रीमती हरलॉक देती हैं। ये बात आपको क्या है साथियों, याद रखनी है। अब देखिए, इसको हम अच्छे से समझते हैं, अभिवृद्धि एवं विकास दोनों को मैंने अलग अलग तरीके से लिखा है, दोनों को आप अच्छे से इनकी ये विशेषताएं कहिए आप, अभिवृद्धि एवं विकास का
या आप कहिए कि इन दोनों में अंतर, इन दोनों में क्या है साथियों, अंतर कहिए, या फिर क्या कहिए आप साथियों, इनकी विशेषताएं कहिए। देखिए अभिवृद्धि जो होती है वो साथियों एक पक्षीय होती है। अभिवृद्धि कैसी है, एक पक्षीय अवधारणा है साथियों। एक पक्षीय अवधारणा मतलब मैंने अभी आपको समझाया कि अभिवृद्धि सिर्फ शारीरिक पक्ष से संबंधित है। जैसे आपके वजन में वृद्धि हुई तो वो क्या है साथियों, अभिवृद्धि है। जैसे आपकी शरीर के आकार में वृद्धि हुई तो वो क्या है साथियों, अभिवृद्धि है। जैसे आपकी लंबाई में वृद्धि हुई तो वो क्या है साथियों, अभिवृद्धि है। जबकि विकास जो होता है साथियों बहुपक्षीय होता है। विकास क्या है साथियों, बहुपक्षीय होता है। विकास बहुपक्षीय होता है। कैसे होता है बहुपक्षीय, यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारे लंबाई में, आकार में या भार में वृद्धि होगी तो वो क्या है साथियों, अभिवृद्धि है। लेकिन यहाँ पे जैसे कोई कंसेप्ट है, कोई अवधारणा है, फिजिक्स का कोई नियम है, यदि वो हमारे समझ में आ रहा है तो क्या है साथियों, हमारे मानसिक पक्ष से संबंधित है। यदि हमारे जो हाथ हैं, यदि हम बाइक चलाना सीख रहे हैं हाथों से, तो ये क्या है साथियों, ये हमारे शारीरिक पक्ष से संबंधित है। मतलब क्या है, विकास क्या है साथियों, बहुपक्षीय होता है, जो हमारे मानसिक, शारीरिक, बौद्धिक और सामाजिक सभी पक्षों को क्या है साथियों, परिवर्तन हमको देखने को मिलते हैं। अब तो वो क्या कहलाता है साथियों, विकास कहलाता है। तो अभिवृद्धि एक पक्षीय होती है, जबकि विकास क्या होता है साथियों, बहुपक्षीय अवधारणा है। अभिवृद्धि संकुचित अवधारणा है साथियों, संकुचित अवधारणा है, जबकि विकास क्या है साथियों, व्यापक अवधारणा है। देखिए अभिवृद्धि संकुचित कैसे है, अभिवृद्धि सिर्फ शारीरिक से संबंधित है, एक संकुचित अवधारणा है। क्या आपके शरीर की वृद्धि इतनी होगी, बस आपकी जैसे लंबाई है, अब जैसे आपकी लंबाई 19 साल के आप हो गए तो आपकी लंबाई 5 फुट 9 इंच है साथियों। मान लीजिए आपकी लंबाई 5 फुट 9 इंच है। अब आप जब 22 साल के भी हो जाएंगे तो 5 फुट 9 इंच से बहुत से बहुत हो सकता है कि 5 फुट 10 इंच हो जाए, 1 इंच का फर्क पड़ेगा। लेकिन विकास में ऐसा नहीं है। विकास क्या है साथियों, व्यापक अवधारणा है। विकास क्या है, व्यापक अवधारणा है। मतलब इसमें कभी भी विकास क्या है साथियों, संभव है। ये तो एक संकुचित है, ये तो एक फिक्स है कि इतना तक इतना ही होगा बस। देखिए एक निश्चित प्रक्रिया है, अभिवृद्धि क्या है, एक निश्चित प्रक्रिया है। निश्चित प्रक्रिया कैसे है, इसमें साथियों फिक्स रहता है। इसमें फिक्स रहता है कि यदि आप 20 साल के हो गए या 19 साल के हो गए तो आपकी जो लंबाई है मान लीजिए 5 फुट 9 इंच है, तो बस ये फिक्स है, ये इतना ही रहेगी। अब आप 25 के हो जाओगे जब भी आपको 1 इंच का यहाँ अंतर देखने को मिलेगा, नहीं बाकी लंबाई आपकी फिक्स हो गई। तो ये क्या है साथियों, एक निश्चित प्रक्रिया है। जबकि विकास क्या होता है, जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। विकास क्या है साथियों, जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। मान लीजिए आज आपने विकास में, मैं आपको समझाऊं, आज जैसे मान लीजिए आपने किताब पढ़ना सीखा, कल आप उसी किताब से कंसेप्ट बनाना सीख गए, परसों बिना कंसेप्ट के भी आप कुछ भी पढ़ा सकते हो उस चैप्टर से। और 2-4 साल बाद यदि आपने अच्छे से उसको पढ़ा है, अच्छे से आपने उसको जो बार बार अभ्यास किया है, तो 2-4 साल बाद आपको उस किताब की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, उस कंसेप्ट की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। जिस क्लास से वो संबंधित होगा, जिस भी सब्जेक्ट वो चैप्टर होगा, आप उसको ऐसे ही पढ़ा सकते हो। तो विकास क्या है, जीवन पर्यंत चलने वाली क्या है साथियों, प्रक्रिया है। जबकि अभिवृद्धि क्या होती है साथियों, एक निश्चित प्रक्रिया होती है। भाई ये निश्चित है कि बस इतने समय के बाद ये इसकी लंबाई ये रुक जाएगी, एक इतने समय के बाद इसका जो वजन बढ़ना है वो रुक जाएगा, एक निश्चित समय के बाद इसकी जो चौड़ाई हुई है वो रुक जाएगी। तो ये क्या है, अभिवृद्धि एक निश्चित है। जबकि विकास क्या होता है साथियों, जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, इसका मापन संभव है। अभिवृद्धि का साथियों क्या है, मापन संभव है। आपकी लंबाई नापी जा सकती है, तो बताया जा सकता है कि 5 फुट 6 इंच, 5 फुट 7 इंच आपकी लंबाई है। भार नापा जा सकता है, आपका चेस्ट नापा जा सकता है, चौड़ाई नापी जा सकती है। तो अभिवृद्धि का क्या है साथियों, मापन संभव है। वेरी इंपॉर्टेंट है ये, अभिवृद्धि का मापन संभव है। जबकि विकास का मापन संभव नहीं है साथियों। विकास केवल क्या होता है साथियों, महसूस होता है। विकास का मापन संभव नहीं है। हमें किसी व्यक्ति के बारे में हम सुनते हैं या हम किसी व्यक्ति को पसंद करते हैं तो हम एक महसूस करते हैं कि उस व्यक्ति के पास बहुत ज्ञान है, उस व्यक्ति के पास बहुत नॉलेज है। लेकिन हम उसको नॉलेज को नाप नहीं सकते कि कितनी नॉलेज है, हम उसको नाप थोड़ी सकते हैं। भाई हम तो सिर्फ क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं कि सामने वाले के पास बहुत अनुभव है, सामने वाले के पास बहुत नॉलेज है। तो हम क्या है साथियों, केवल महसूस कर सकते हैं। तो विकास केवल महसूस कर सकते हैं, इसको नापा नहीं जा सकता। जबकि अभिवृद्धि को नापा जा सकता है, ये आपको याद रखना है। अगला देखिए, अभिवृद्धि मात्रात्मक होती है। अभिवृद्धि कैसे होती है साथियों, मात्रात्मक। मात्रात्मक से मतलब है कि जैसे 19 kg वजन है आपका, जैसे आपका 62 kg वजन है, जैसे आपका 72 kg वजन है, तो ये मात्रात्मक, ये एक मात्रा को प्रदर्शित कर सकती है। अभिवृद्धि क्या है साथियों, मात्रा को प्रदर्शित करती है। जबकि विकास मात्रात्मक भी होता है और गुणात्मक भी होता है। विकास क्या होता है साथियों, मात्रात्मक भी होता है और क्या होता है साथियों, गुणात्मक भी होता है। अभिवृद्धि क्या होती है, सिर्फ मात्रात्मक होती है। जबकि विकास मात्रात्मक एवं गुणात्मक दोनों होता है। देखिए अभिवृद्धि की एक निश्चित दिशा नहीं होती। अभिवृद्धि की साथियों एक निश्चित दिशा नहीं होती। निश्चित दिशा कैसे नहीं होती, आप कहोगे सर निश्चित दिशा तो होती है। निश्चित दिशा अभिवृद्धि की ऐसे नहीं होती। देखिए
किसी बालक का वजन बढ़ गया, छोटा बच्चा उसका वजन बढ़ा लेकिन उसका कद नहीं बढ़ा, वो ठिकना रह गया, तो उसकी निश्चित दिशा नहीं है। अभिवृद्धि की क्या नहीं है साथियों, एक निश्चित दिशा नहीं है। किसी बालक का वजन बढ़ा लेकिन उसका कद नहीं बढ़ा, या हो सकता है किसी बालक का जो है कद बढ़ गया लेकिन उसमें वजन नहीं है, वो पतला रह गया। तो अभिवृद्धि की क्या है, हमेशा साथियों निश्चित दिशा नहीं रह सकती, हमेशा निश्चित दिशा नहीं रह सकती। भाई विकास की एक निश्चित दिशा होती है जो सिर से पैर की ओर चलता है, जो सिर से कैसा चलता है साथियों, पैर की ओर चलता है। विकास की एक निश्चित दिशा होती है, विकास की क्या होती है साथियों, एक निश्चित दिशा होती है जो सिर से पैर की ओर चलता है। ठीक है, तो ये कंसेप्ट था। अब देखिए एक इंपॉर्टेंट बात है, एक नोट लगाइए कि विकास बहुपक्षीय होता है। विकास क्या है साथियों, बहुपक्षीय होता है। बहुपक्षीय मतलब हमारे शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक पक्षों से क्या है, संबंधित होता है, जबकि अभिवृद्धि साथियों एक पक्षीय होती है, जो सिर्फ किससे संबंधित होती है, शारीरिक पक्ष से संबंधित होती है। ये बात भी साथियों आपको याद होनी चाहिए, ये बात भी आपको पता होना चाहिए। अब देखिए आगे चलते हैं हम, आगे देखिए विकास के सामान्य सिद्धांत हम देखते हैं, लेकिन उससे पहले मैं एक बार आपको ये कंसेप्ट दोबारा समझा दूं। देखिए अभिवृद्धि और एक तरफ आप देखिए विकास। देखिए अभिवृद्धि जो होती है साथियों वो एक पक्षीय होती है। अभिवृद्धि कैसी होती है साथियों, एक पक्षीय होती है। एक पक्षीय से आशय है कि सिर्फ शारीरिक पक्ष से संबंधित है, इसका किससे संबंधित है साथियों, शारीरिक पक्ष से। जबकि हम देखें विकास जो होता है वो साथियों बहुपक्षीय होता है। कैसा होता है, बहुपक्षीय होता है। विकास कैसा होता है साथियों, बहुपक्षीय होता है, बहुपक्षीय होता है। बहुपक्षीय क्यों होता है, क्योंकि विकास में साथियों क्या क्या होता है, हमारी शारीरिक वृद्धि तो शामिल है ही, विकास में साथियों क्या है, शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और ये हम कह सके सामाजिक, शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और सामाजिक सभी पक्ष शामिल रहते हैं, सभी पक्ष शामिल हैं, सभी पक्ष शामिल हैं, सभी पक्ष शामिल हैं। अब देखिए आप देखिए जो अभिवृद्धि है साथियों वो एक पक्षीय होती है, इसमें केवल शारीरिक पक्ष होता है, शारीरिक पक्ष मतलब लंबाई, चौड़ाई, भार इसमें शामिल होता है। जबकि विकास क्या होता है साथियों, बहुपक्षीय होता है। हमारा मानसिक स्तर, हमारा बौद्धिक स्तर, हमारा सामाजिक स्तर, हमारा शारीरिक स्तर सब क्या है साथियों विकास में सम्मिलित होते हैं। तो हम कह सकते हैं साथियों, हम क्या कह सकते हैं कि अभिवृद्धि, हम कह सकते हैं कि अभिवृद्धि विकास में निहित होती है। अभिवृद्धि विकास में निहित होती है। विकास में निहित मतलब विकास के अंदर आती है। अभिवृद्धि विकास में निहित होती है। अभिवृद्धि विकास में निहित होती है मतलब अभिवृद्धि कहीं ना कहीं किस में छुपी रहती है साथियों, विकास में छुपी रहती है। अभिवृद्धि कहीं ना कहीं विकास से संबंधित होती है, लेकिन अभिवृद्धि विकास से बड़ी नहीं होती है। अभिवृद्धि एक संकुचित अवधारणा है जबकि विकास एक व्यापक अवधारणा है। अभिवृद्धि एक पक्षीय होती है जबकि विकास बहुपक्षीय होता है। अभिवृद्धि सिर्फ शारीरिक पक्ष को प्रदर्शित करती है जबकि विकास मानसिक, बौद्धिक, सामाजिक और हम कहीं सांस्कृतिक और कहीं आप मानो तो कई ऐसे जो पक्ष हैं सभी पक्षों को विकास निहित करता है, विकास प्रदर्शित करता है। तो ये था हमारा अभिवृद्धि एवं विकास का चैप्टर। अब देखिए इसके विभिन्न सिद्धांत पढ़ते हैं हम। हाँ साथियों, अब देखिए अब चलते हैं हम जो विकास के सिद्धांत हैं उसके ऊपर। हमने अभिवृद्धि एवं विकास दोनों देख लिया था साथियों। क्या क्या देख लिया था हमने, अभिवृद्धि एवं विकास दोनों जो है साथियों पढ़ लिए थे। अभिवृद्धि एवं विकास हमने पढ़ लिया है। अब हम कहाँ चलते हैं साथियों, हमारे जो सिद्धांत हैं उनके ऊपर चलते हैं। देखिए विकास के विभिन्न सिद्धांत हैं साथियों। विकास के क्या है, विभिन्न सिद्धांत। उन सिद्धांतों के ऊपर हम चर्चा करते हैं। अभी हमने विकास को देखा था, अभिवृद्धि को देखा था, दोनों में अंतर हमने स्पष्ट किया कि अभिवृद्धि जो है साथियों शारीरिक पक्ष है जबकि विकास क्या है साथियों बहुपक्ष है। यानी हम कहीं अभिवृद्धि एक पक्षीय होती है और विकास बहुपक्षीय होता है। अब देखिए विकास के जो विभिन्न सिद्धांत हैं उन पर हम चर्चाएं करते हैं। विकास के क्या क्या सिद्धांत हैं। पहला सिद्धांत है विद्यार्थियों निरंतरता का सिद्धांत। निरंतरता का सिद्धांत क्या है साथियों, इस सिद्धांत के अनुसार क्या होता है, देखिए गर्भधारण से ही बालक का विकास प्रारंभ हो जाता है साथियों। गर्भधारण से ही क्या है, बालक का विकास प्रारंभ हो जाता है, जो क्रमशः गर्भकाल एवं जन्म के बाद सभी अवस्थाओं में होता हुआ जीवन पर्यंत चलता रहता है। जो हम डेफिनेशन पढ़ के आए वही चीज़ है साथियों। विकास क्या है साथियों, जीवन पर्यंत चलता रहता है। लेकिन प्रारंभ कब से होता है साथियों,
गर्भावस्था से ही विकास जो है प्रारंभ हो जाता है। ये क्या है साथियों, निरंतरता का सिद्धांत है। निरंतरता का अर्थ होता है कि लगातार चलने वाला, लगातार चलता रहता है। तो गर्भधारण से ही बालक का विकास प्रारंभ हो जाता है, जो क्रमशः गर्भकाल एवं जन्म के बाद सभी अवस्थाओं में होता हुआ जीवन पर्यंत तक क्या है साथियों, चलता रहता है। अब देखिए अगला है निश्चित क्रम का सिद्धांत। क्या है साथियों, निश्चित क्रम का सिद्धांत। अब ये क्या होता है साथियों, बालक के गामक विकास सदैव एक निश्चित क्रम में ही होता है। जैसे भाषा का विकास सदैव LSRW, यहाँ साथियों W है, LSRW, L का मतलब होता है साथियों लिसन, मतलब सुनना, S का मतलब होता है स्पीक, मतलब बोलना, R का मतलब होता है रीड, मतलब पढ़ना, और W का मतलब होता है राइट, मतलब लिखना, के क्रम में ही होता है। तो बालक का गामक विकास जो होता है सदैव साथियों एक क्रम में होता है। क्या किस में होता है साथियों, एक क्रम में होता है, जिसको हम निश्चित क्रम का क्या बोलते हैं साथियों, सिद्धांत बोलते हैं, जो LSRW के क्रम उस पर सिद्धांत पर क्या है साथियों निर्भर रहता है। कैसे रहता है मैं आपको एक बार समझाऊं साथियों, कैसे रहता है। देखिए यदि कोई बच्चा जन्म से जो है साथियों, जन्म से क्या है साथियों बहरा है, मान लीजिए वो सुन नहीं सकता, जन्म से क्या है साथियों वो सुन नहीं सकता, ये स्वाभाविक सी बात है, 100% तय है कि वो बोलना भी नहीं जान सकता, वह बोलना भी नहीं सीखेगा, क्योंकि उसने जब शब्दों को, किसी भी शब्द को सुना ही नहीं है तो वह बोल भी नहीं सकता। तो इसलिए क्या है साथियों, जो निश्चित क्रम का सिद्धांत क्या कहता है साथियों, निश्चित क्रम का सिद्धांत जो है वो कहता है कि बालक का जो विकास है वो निरंतर क्या है साथियों एक क्रम में होता है। कैसे होता है साथियों, एक क्रम में होता है, जिसका एक निश्चित क्या होता है साथियों क्रम होता है। जैसे हमारे शरीर में जो भाषा का विकास होता है, जो हम में साथियों भाषा का विकास होता है वो होता है LSRW, अर्थात L का मतलब होता है लिसन, मतलब सुनना, S का मतलब होता है स्पीक, मतलब बोलना, R का मतलब होता है रीड, मतलब पढ़ना, और W का मतलब होता है राइट, मतलब क्या है साथियों लिखना। तो ये एक विकास का एक क्रम है। ऐसे ही परस्पर संबंध का विकास, देखिए परस्पर संबंध का जो सिद्धांत है, परस्पर संबंध का सिद्धांत क्या कहता है साथियों, का जो विकास है वो एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, एक साथ, मतलब सभी के साथ क्या है साथियों विकास जो है जुड़ा हुआ है। देखिए इसमें बालक का जब विकास होता है तो उसका एक पक्ष दूसरे पक्ष से प्रभावित रहता है, मतलब एक पक्ष दूसरे पक्ष से क्या है साथियों प्रभावित है। जैसे किसी का शारीरिक विकास अच्छा है तो स्वाभाविक सी बात है कि वो मेंटली भी क्या रहेगा साथियों स्ट्रांग रहेगा, मेंटली विकास भी, मानसिक विकास भी उसका क्या है साथियों अच्छा रहेगा। ठीक है, ऐसे किसी का शारीरिक विकास कमजोर है तो उसका मानसिक स्तर भी क्या रहेगा साथियों कमजोर रहेगा। तो विकास का जो परस्परता का सिद्धांत क्या कहता है विकास के लिए, ये कहता है कि विकास जो है साथियों परस्पर जुड़ा रहता है, एक दूसरे से संबंधित रखता है। जैसे शारीरिक विकास अच्छा होने पर मानसिक विकास स्वतः ही क्या होगा साथियों अच्छा होगा। देखिए सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत, विकास में एक और सिद्धांत आता है साथियों सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत। एक बालक पहले सामान्य क्रियाएं करना सीखता है साथियों, एक बालक पहले सामान्य क्रियाएं करता है और फिर वह विशिष्ट क्रियाएं करने लगता है। जैसे साथियों करवट बदलना, बैठना, घुटने पर चलना एवं खड़े होना। अब देखिए साथियों सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत क्या कहता है, सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत कहता है कि पहले बालक सामान्य क्रियाएं सीखता है, उसके बाद वह विशिष्ट क्रियाएं सीखने लगता है। देखिए कैसे मैं आपको समझाऊं। एक बालक सर्वप्रथम करवट बदलना सीखता है, एक शिशु है साथियों छोटा, वो सबसे पहले क्या सीखेगा करवट बदलना। जब वह करवट बदलने लगता है तो साथियों वह उठना सीखता है, उठने के बाद वह बैठना सीख जाता है, और बैठने के बाद वो क्या है साथियों उठने की कोशिश करता है, घुटने पर चलना सीख जाता है, और जब घुटने पर चलना सीख जाता है तो वो खड़े होने की कोशिश करता है, और खड़ा होना सीख गया तो वह दौड़ने लगता है। मतलब वो पहले कैसे साथियों सामान्य क्रियाएं जो सीख रहा था उनसे वह विशिष्ट क्रिया सीख ली उसने कि वह दौड़ने लगा, वह क्या है साथियों दौड़ने लगा। तो ये क्या कौन सा सिद्धांत है साथियों, सामान्य से विशिष्ट की ओर सिद्धांत है। मतलब उसने सामान्य क्रिया सीखी, पहले करवट बदलना, फिर बैठना, फिर घुटने पर चलना एवं खड़े होना, और फिर अंत में वह क्या है साथियों दौड़ने लगता है। ये सामान्य से विशिष्ट की ओर क्या है साथियों विकास चलता है। अगला देखिए समान प्रतिमान का सिद्धांत। सोरेंस जो मनोवैज्ञानिक थे उन्होंने इसको दिया है समान प्रतिमान का सिद्धांत। इसके जनक कौन है साथियों सोरेंस। सोरेंस के अनुसार क्या है साथियों कि जो भी माता पिता हैं वो अपने समान प्रतिमान वाली संतानों को क्या करेंगे साथियों जन्म देती हैं, अपनी समान प्रतिमान वाली संतानों को क्या करेंगी साथियों जन्म देती हैं। जैसे मनुष्य होगा तो मनुष्य को जन्म देगा, पक्षी होगा तो पक्षी को जन्म देगा, और यदि पशु होगा तो साथियों किसको जन्म देगा, पशुओं को जन्म देगा। तो ये क्या है साथियों समान प्रतिमान का क्या है साथियों सिद्धांत है। समान प्रतिमान का क्या है साथियों ये सिद्धांत है। समान प्रतिमान का सिद्धांत क्या कहता है साथियों, समान प्रतिमान का सिद्धांत कहता है कि जैसे माता पिता होते हैं वैसे ही
समान प्रतिमान वाली संतानों का जन्म देते हैं। जैसे मनुष्य मनुष्य को जन्म देंगे, पशु पशुओं को जन्म देंगे और पक्षी पक्षियों को जन्म देंगे। अब देखिए आगे चलते हैं हम। अगला हमारा सिद्धांत है साथियों दिशा का सिद्धांत। क्या है साथियों? दिशा का सिद्धांत। क्या नाम है साथियों? दिशा का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार विकास सदैव सिर से पैर की ओर होता है साथियों। इस सिद्धांत के अनुसार विकास कैसे होता है साथियों? सदैव सिर से पैर की ओर होता है, या फिर हम कहें कि केंद्र से साथियों कहाँ होता है? परिधि की ओर होता है, या फिर कहाँ होता है साथियों? केंद्र से परिधि की ओर होता है। इसी को साथियों, ये गलत लिख रहा है, इसी को साथियों क्या बोलते हैं साथियों? मस्तकोदमुखी विकास बोलते हैं साथियों। मस्तकोदमुखी विकास, इसी को क्या बोलते हैं साथियों? मस्तकोदमुखी विकास बोलते हैं साथियों। मस्तकोदमुखी विकास भी क्या बोला जाता है? किसको बोला जाता है साथियों? किसको बोला जाता है साथियों? दिशा के सिद्धांत को। कैसे बोला जाता है साथियों? इस सिद्धांत के अनुसार विकास सदैव कहाँ से होता है साथियों? सिर से पैर की ओर होता है। सिर से किसकी ओर होता है साथियों? पैर की ओर होता है। या फिर हम कहें कि साथियों केंद्र से किसकी ओर होता है? परिधि की ओर होता है। केंद्र से किसकी ओर होता है साथियों? परिधि की ओर होता है। केंद्र से किसकी ओर होता है साथियों? परिधि की ओर होता है। केंद्र से किसकी ओर होता है साथियों? परिधि की ओर होता है। विकास सदैव केंद्र से परिधि की ओर होता है। अब देखिए दिशा का सिद्धांत क्या कहता है? दिशा के सिद्धांत के अनुसार विकास हमेशा केंद्र से किसकी ओर होता है साथियों? परिधि के अनुसार परिधि की ओर होता है। जैसे सिर से हमेशा किसकी ओर होता है? पैर की ओर होता है। इस सिद्धांत इसको हम क्या बोलते हैं साथियों? सिर से पैर की ओर जो विकास होता है इसको मस्तकोदमुखी विकास भी बोला जाता है। मस्तकोदमुखी विकास भी बोला जाता है, यह आपको याद होना चाहिए। अब देखिए विभिन्नता का सिद्धांत। विभिन्नता का सिद्धांत क्या कहता है साथियों? प्रत्येक संतान में विकास अलग अलग पाया जाता है। ये क्या है साथियों? विभिन्नता का सिद्धांत है। आप सभी भी जानते हो स्वयं भी कि प्रत्येक बच्चे में विकास जो है साथियों अलग अलग पाया जाता है। एक ही माता पिता के, एक ही दंपत्ति के यदि 4 या 5 बच्चे हैं तो प्रत्येक में विकास का जो स्तर है वो अलग अलग देखने को मिलेगा। कैसे देखने को मिलेगा साथियों? जैसे किसी की बुद्धि तेज होती है, किसी की बुद्धि तेज नहीं होती। जैसे कोई बालक किसी काम में एक परफेक्ट होता है, कोई बालक किसी काम में परफेक्ट नहीं होता है। हर किसी काम में या एक समान काम में सभी बच्चे परफेक्ट नहीं होते। तो वो क्या होता है साथियों? विभिन्नता का सिद्धांत होता है कि किसी भी दंपत्ति के सारे जो उसके बच्चे हैं वो क्या एक जैसे नहीं होंगे, उनमें भिन्नता पाई जाएगी। ये क्या है साथियों? विभिन्नता का सिद्धांत होता है। चक्राकार विकास का सिद्धांत, ये देखिए शीघ्रता से होने वाला विकास तब तक रुक जाता है जब तक बाकी अंग संतुलन में ना आ जाएं। ये क्या है साथियों? चक्राकार विकास का सिद्धांत है। ये क्या है? चक्राकार विकास का क्या है साथियों? सिद्धांत है। अब देखिए इसको मैं आपको समझाऊं। चक्राकार विकास का सिद्धांत क्या है कि शीघ्रता से होने वाला विकास तब तक रुक जाता है जब तक क्या है साथियों? बाकी जो अंग हैं किस में ना आ जाएं साथियों? संतुलन में ना आ जाएं। जैसे मैं आपको समझाऊं, जब शिशु का जन्म होता है साथियों तो उसका जो सिर है साथियों वो 90% रहता है। पूरी बॉडी का 90% क्या रहता है साथियों? उसका सिर रहता है। 90% क्या रहता है साथियों? जैसे ये शिशु है साथियों, इसका जो 90% है वो क्या है साथियों? सिर रहता है। आप सबने भी देखा होगा साथियों छोटे छोटे बच्चों के सिर कितने बड़े रहते हैं। तो 90% क्या रहता है साथियों? सिर रहता है। लेकिन ये सिर अब नहीं बढ़ेगा, ये उसकी बॉडी के हिसाब से जितना बड़ा है ये अब नहीं बढ़ेगा। अब ये कब तक रुक जाएगा साथियों? जब तक उसका अन्य शरीर के अंग हैं, जब तक उसके जैसे हाथ हैं, उसके पैर हैं, ये संतुलन में ना आ जाएं। ये किस में ना आ जाएं साथियों? संतुलन में। और जब ये व्यक्ति वयस्क हो जाएगा तो इसका शरीर पूरी बॉडी का जो सिर था वो 10% रह जाएगा और बाकी शरीर अलग ही चमकेगा 90%। समझ में आ गया? तो ये क्या है साथियों? चक्राकार विकास का सिद्धांत है। चक्राकार विकास के सिद्धांत में क्या होता है साथियों? जैसे कोई विकास तेजी से होता है तो वह जब तक रुक जाता है तब तक बाकी जो अंग हैं, बाकी जो विकास है वह संतुलन में ना आ जाए। इसको क्या बोलते हैं साथियों? चक्राकार विकास का सिद्धांत बोलते हैं। आपने देखा होगा कोई छोटा शिशु है, उसका जन्म हुआ, उसका सिर बहुत बड़ा होता है, हाथ पैर और पूरा जो है शरीर का हिस्सा अलग दिखता है जबकि सिर अलग दिखता है। लेकिन हम जब उससे 6 महीने बाद मिलते हैं उसी बच्चे से तो हमें उसमें लगता है कि जो पहले सिर बहुत बड़ा लग रहा था वो अब सामान्य हो गया है, क्योंकि उसके हाथ पैरों में क्या हो गई है साथियों? अभिवृद्धि हो गई है, वृद्धि हो गई है। तो इसको क्या बोलते हैं साथियों? चक्राकार विकास का सिद्धांत है। मतलब यदि उसका हाथ पैर जैसे बड़े वैसे ही सिर बढ़ने लगता तो फिर आप सोच के देखोगे उसका सिर कितना बड़ा हो जाता, हाथ पैर कितने भी बढ़ने, लेकिन बड़ा उसका हमेशा क्या लगता साथियों? सिर लगता। जबकि ऐसा नहीं होता है। क्या होता है साथियों? चक्राकार विकास का सिद्धांत चलता है। चक्राकार विकास के सिद्धांत में मैंने अभी आपको समझाया क्या होता है। चक्राकार विकास के सिद्धांत में यदि कोई विकास किसी भी क्षेत्र में यदि विकास शीघ्र गति से हो गया है तो उसका क्या होगा साथियों? वह जब तक रुक जाएगा तब तक अन्य जो अंग हैं वो किस में ना आ जाएं साथियों? संतुलन में ना आ जाएं। तो ये क्या था साथियों? चक्राकार विकास का सिद्धांत था। तो आज हमने अभिवृद्धि पढ़ी और विकास के कुछ सिद्धांत पढ़े। आज क्या पढ़ा साथियों? हमने अभिवृद्धि और विकास के कुछ सिद्धांत पढ़े। मुझे आशा और उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी।
यदि ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाएं। साथ में चैनल को क्या है साथियों, सब्सक्राइब करें। चलिए धन्यवाद, थैंक यू, राम राम, खम्मा गढ़ी, और मिलते हैं किसी नई क्लास के साथ आगे। ये हमारा बाल विकास है, बहुत बड़ा चैप्टर है साथियों आपका बाल विकास बहुत बड़ा चैप्टर है। इसकी किसी और नई वीडियो के साथ मिलते हैं साथियों। आगे हम शायद पढ़ेंगे शेषावस्था। क्या पढ़ेंगे साथियों? शेषावस्था। तो मिलते हैं साथियों शेषावस्था के साथ अगली नेक्स्ट वीडियो में। चलिए जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम, खम्मा गणी।